मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी भावनाओं को बहुत नजरअंदाज किया। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम बीमार थी। उस वक्त तुमने मुझे मुंबई से फोन किया था। मैं समझ गया था कि तुम वहीं रहना चाहती हो। मैंने सोचा तक नहीं और तुमसे पूछा तक नहीं कि क्यों। मैंने बस तुम्हें जबरदस्ती दिल्ली वापस चलने को कह दिया। मैं बहुत स्वार्थी था। कांग कांग, तुम स्वार्थी नहीं हो। तुम खुद को दोष मत दो। तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया। असल में उस दौरान मैं भी बहुत उलझन में थी। मुंबई के अपने फायदे हैं और दिल्ली की अपनी आसानियां हैं। असल में यह कोई समस्या नहीं है जो मुझे परेशान करती हो। बहुत से लोगों के साथ यही समस्या होती है। हर कोई जवाब ढूंढ रहा होता है। तुमने हमेशा अच्छा ही किया है और तुम हमेशा इतने समझदार रहे हो और तुमने हमेशा मुझे बर्दाश्त किया है। उस दौरान मुझे लगा कि तुम्हें घर पर आराम करने देना ही सही है। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि इससे तुम पर इतना बड़ा मानसिक बोझ आ जाएगा। यह सब मेरी अपनी गलती थी। उस दौरान मैं हर दिन सड़कों पर भटकती रहती थी और समझ नहीं आता था कि क्या करूं। कभी कभी एक ही जगह पर सड़क पर चलते लोगों को खाली खाली निहारती रहती थी। मैं उन लोगों को देखती थी और ऐसा लगता था कि उन्हें पता है कि उन्हें कहां जाना है। कोई काम पर जा रहा था, कोई स्कूल जा रहा था, कोई क्लाइंट से मिलने या डेट पर। सिर्फ मुझे ही समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं वहीं अटकी रह जाती थी और बिल्कुल खोई खोई सी रहती थी। अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो शायद उसी वक्त जिक्सिन को भनक लग गई थी कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। सच में मैंने तुम्हारा उतना ख्याल नहीं रखा जितना जिक्सिन ने रखा। ना ही उसके जैसा ध्यान दिया। असल में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो बहुत होशियार है, ना ही इसलिए कि उसने मेरी परवाह की, बल्कि इसलिए कि जिक्सिन को खुद ऐसा ही एक अनुभव हुआ था। सोचो जरा, जिक्सिन की एक शादी टूट चुकी थी। बाद में वो बड़ी मुश्किल से झूमिन के साथ जुड़ पाई, लेकिन झूमिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। इसलिए वो इस स्थिति के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। ये सब जिक्सिन ने मुझे बताया। मैं असल में उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस वक्त उसने मेरी मदद की। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि मुझे ऐसी कोई बीमारी है। बस उस वक्त मैं बहुत टूट चुकी थी और बुरी तरह मानसिक तनाव में थी। मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। मुझे लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं रह गया और मैं बिना किसी वजह गुस्सा हो जाती थी। बाद में मैं बीमार पड़ गई। मुझे सच में डर था कि कहीं मैं तुम्हें चोट न पहुंचा दूं या टोंगटोंग को भी चोट न पहुंचा दूं। इसलिए जिक्सिन मुझे अस्पताल ले गई। जब मेरे हाथ में मेडिकल रिपोर्ट आई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। भला मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? मैं असल में तुम्हें अपनी हालत के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं। क्या तुम्हें वो रात याद है? घर लौटकर मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। सरकार, मुझे कुछ कहना है। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें दूसरा बच्चा होने वाला है। ये खबर खुशी देने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सिर्फ डर और चिंता हो रही थी। मैं इस बच्चे का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और तुम्हें सच बताने की भी हिम्मत नहीं थी। उन नर्क जैसे दिनों में हमने अपना दूसरा बच्चा खो दिया। मैंने तुम्हें बहुत दुखी और टूटा हुआ देखा, लेकिन तुमने मुझे दोष नहीं दिया। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया बिखर गई हो। उसी पल से मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें शाओ केमिंग से छुटकारा दिलाकर रहूंगी। उस दिन जिक्सिन ने मुझे रोक लिया। तो जो कुछ भी मैंने देखा, तुम्हारे और जिकिंग के बीच जो भी बातें देखी, वो सब गलत थीं। सब सिर्फ भ्रम था। मैं बहुत घमंडी थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि जो मैं चाहती हूं वही तुम भी चाहते हो। क्या हुआ इन सालों में? मैंने तुम्हें सच में कभी नहीं समझा, तुम्हारी परवाह नहीं की
और न ही तुम्हें समझने की कोशिश की, और तुम्हें दर्द की उस गहरी खाई में अकेला छोड़ दिया। किमिंग, मुझे बहुत देर से समझ आया। मैं माफी चाहती हूँ। मुझसे माफी मत मांगो कोंग कोंग, ये मेरी गलती है। माफी मुझे मांगनी चाहिए। मुंबई वापस जाना, मुझे डर है कि मेरे माँ बाप चिंता करेंगे। दिल्ली में रुकना, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर रही थी। क्या चेन जिक्सिन ने मुझे शांघाई कैफे नहीं सौंपा था? तो मैं वहां कुछ समय रुकी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थी। तुम्हें और टोंग टोंग को छोड़कर असल में मेरी सारी हिम्मत पहले ही खत्म हो चुकी थी, और मैं बिना किसी वजह के हमेशा गुस्सा करती थी। मुझे लगा कि यह ठीक नहीं है। बाद में मैंने कैफे किसी और को सौंप दिया और मैं मुंबई लौट आई। मुझे यहां एक छोटा सा घर मिला, वहां हर दिन रहती हूं। मैं बस खाती और सोती थी और वहीं रहती थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं ऐसे नहीं चल सकती, इसलिए मैंने ऑनलाइन खोजा बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में वीडियो और किताबें भी, और मैंने ऐसे कई लोगों से बात भी की जिन्हें यह बीमारी थी। मैंने बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक डॉक्टर भी खोजा। शायद इसकी वजह यह जगह मुंबई है, और जो मैंने पहले बताया उससे मुझे काफी मदद मिली है। आखिरकार मैं यहीं पली बड़ी हूं। मैं यहां हर जगह से वाकिफ हूं। यहां का माहौल अच्छा है, हवा साफ है और जिंदगी की रफ्तार धीमी है। मैं हल्का महसूस करती थी। एक बार मैं बाहर टहलने निकली और इस छोटे से कॉफी शॉप के पास से गुजरी। जैसे ही मैं अंदर गई, वहां की खुशबू और सजावट ने मुझे बहुत सुकून दिया। मुझे याद आया जब मैं दिल्ली में काम करती थी। जब भी मैं उस कैफे में कॉफी बनाती थी, मैं बहुत ध्यान केंद्रित करके काम करती थी। मुझे वहां ज्यादा सुकून मिलता था, इसलिए मैंने उस छोटे से कैफे में काम किया। फिर मैंने मालिक से बात की और उस कैफे की जिम्मेदारी मैंने खुद संभाल ली। कुछ समय लगा और कारोबार अच्छा चलने लगा। मैंने अपने पुराने निवेशकों को ढूंढा और मुंबई की इस छोटी सी जगह में कुछ और कैफे खोले। बस यही पूरी कहानी है। वैसे मुझे बहुत सारी बातें साफ साफ याद नहीं है। मेरी हालत अब काफी स्थिर हो चुकी है। मुझे लगता है मैं ठीक हो सकती हूं। सब ठीक हो जाएगा। आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम हमेशा मुंबई में ही क्यों रहना चाहते थे। यह शहर सच में बहुत खूबसूरत है, और यह लोगों को अपने आप धीमा होने पर मजबूर कर देता है और बहुत सुकून देता है और तनाव से मुक्त करता है। सब ठीक हो जाएगा। चलो वापस मुंबई चलकर रहते हैं। तुम भी वापस मुंबई जाना चाहती हो? और दिल्ली में तुम्हारा करियर? क्या तुम सच में वह सब छोड़ने को तैयार हो? मैं तैयार हूँ। पहले मैं सोचती थी कि मेरी आदर्श जिंदगी सिर्फ दिल्ली जैसे बड़े शहर में ही मुमकिन है, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी कोई आदर्श जिंदगी नहीं है। इसलिए जहाँ तुम हो, मैं वहीं रहूंगी। धन्यवाद टोंग टोंग, मुझसे मिलने आने के लिए और मुंबई में मेरे साथ रहने के लिए राजी होने के लिए भी धन्यवाद। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें दिल्ली वापस चलना चाहिए। क्यों? हालांकि अब तुम बेहतर हो, लेकिन मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। क्या मैंने अभी नहीं कहा? मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने सब समझ लिया है। असल में मुझे बीमार और तनावग्रस्त मैंने खुद बनाया था, दिल्ली शहर ने नहीं। दिल्ली के बिना मैं तुमसे मिल ही नहीं पाती।
हम वहां इतने लंबे समय से रह रहे हैं और वहां बहुत सारी खूबसूरत यादें बनी हैं। असल में दिल्ली ही हमारा घर है। क्या तुम अब भी पहले जैसी जिंदगी जीना चाहती हो? पहले वाली जिंदगी में लौटना नहीं चाहती। मैं एक नई जिंदगी बनाना चाहती हूं। मेरे दिमाग में एक छोटा सा आंगन है, मैं उसे बनाऊंगी। क्या तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में थे, क्या मैंने एक तस्वीर नहीं बनाई थी जो मेरे सपनों का घर था? मैं आंगन के आगे के हिस्से को एक कैफे में बदलना चाहती हूँ और उसे सबके मिलने जुलने और बातें करने की जगह बनाना चाहती हूँ। और पीछे का हिस्सा हमारा घर होगा, जहां आसमान, जमीन, तुम और मैं होंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इसे साकार करूंगा। मैं सोचता था कि खुशी का असली मतलब है गाड़ी हो, घर हो और करियर में कामयाबी हो। मैं हमेशा इन्हीं चीजों के पीछे भागता रहा। एक हाल में मैं बीमार पड़ गया। असल में खुशी का सच्चा मतलब कुछ और ही है। कोई फिक्र न हो, बीमारी और मुसीबत से दूर रहें। जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो उसके साथ रहो, यही सबसे अनमोल है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। जाओ भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। हाँ, अरे चेंगशिन, तुम आ गई? हाँ, आ गई। देर से क्यों आई? मैं जूते नहीं बदलूंगी। अंदर आओ, अंदर आओ। धन्यवाद। जियाओ भाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। भाई, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बधाई हो, तुम्हारा बिजनेस बहुत सफल रहा और नाम भी जीता। धन्यवाद। यूं भाई, आओ बैठो। सिर्फ मुझे धन्यवाद देना काफी नहीं है, मुझे कोंग कोंग को भी धन्यवाद देना चाहिए। कोंग कोंग के बिना आज चैनशी नहीं होता। चेंशी की असली ताकत तुम हो। मेरी जगह लेने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन तुम और तुम्हारा काम कोई नहीं छीन सकता, है ना शेनजिंग? असल में सबसे ज्यादा धन्यवाद वो है जिसने प्रेरणा दी, शेनजिंग। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्ते। मैंने कोंग कोंग से सुना कि आप एक होमस्टे चला रहे हैं। वह काफी अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कोई बात नहीं, जब टोंगटोंग की छुट्टियां हो तो हम यूनशान घूमने चलेंगे। आपके होमस्टे में ठहरेंगे, कैसा रहेगा? टोंगटोंग की छुट्टियां कहूंगी। मैं भी अपनी कंपनी के कर्मचारियों को सालाना छुट्टी देना चाहता हूँ। ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। ठीक है, जब आप आओगे मैं अपनी माँ से स्वादिष्ट खाना बनवाऊंगी और आपको सबसे अच्छा कमरा दूंगी। ठीक है, हमने आपको आज यहाँ इसलिए बुलाया है, मुख्य रूप से इस घर के बारे में बात करने के लिए। असल में हमारे दोनों परिवारों की मुलाकात इसी घर की वजह से हुई थी और एक झगड़े के बाद हम दोस्त बन गए और इस घर में हमने बहुत कुछ अनुभव किया है। लेकिन जो भी हो, इस मामले को तो निपटाना ही होगा। क्या तुमने मुझे पैसे वापस नहीं कर दिए? क्या वो मामला खत्म नहीं हो गया? हम यह घर बेचना चाहते हैं, लेकिन हम आपको पहले बता देना चाहते थे। तुम लोग शिफ्ट हो रहे हो? कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? बात यह है कि हाल ही में मैं वापस मुंबई गया था। मैंने वहां कई कैफे खोले हैं और कारोबार अच्छा चल रहा है। बाद में दिल्ली के उपनगर में मैंने एक छोटा सा आंगन देखा। मैं उसे पहले किराए पर लेना चाहता था। बाद में मैंने कोंग से चर्चा की। हमने उस आंगन को खरीदने का फैसला किया। वहां का वातावरण बहुत अच्छा है। मैं उस आंगन का नवीनीकरण करने की योजना बना रहा हूं। आगे की तरफ कैफे होगा और पीछे की तरफ घर। भविष्य में हमारा ध्यान उसी जगह पर रहेगा। हाँ, यह तो अच्छी बात है। तो तुमने नौकरी छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया है? मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि चेनेक्सी अब सही रास्ते पर आ गया है और आपकी पर्सनल ब्रांड इमेज भी स्थापित हो गई है। चेनेक्सी मेरे बिना भी अच्छे से आगे बढ़ेगा। ठीक है। ये थोड़ा अजीब है। उस समय इतनी मुश्किल क्यों थी? खैर, मुझे लगता है हम सब ने मिलकर ये सब पा गया। और अब सब जा रहे हैं। सच में बहुत अजीब लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस्तीफा देने से पहले मैं सारा काम अच्छे से व्यवस्थित कर दूंगा और अपनी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। इससे कंपनी के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
ठीक है। मैं पहले बस अंधे होकर आगे बढ़ता रहा। सामने के लक्ष्य के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसे ही भागता रहा, भले ही मेरा लक्ष्य हासिल हो जाए, मैं उस इंसान को भी खो दूंगा जो मेरी जीत में साथ देता है। इसलिए मैं रुकना चाहता हूं। असल में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें काम पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। तुम अभी शहर के बाहर रहते हो। तुम चाहो तो चेंशी के काम को पूरी तरह से संभाल सकते हो। मैं इस बार एक होमस्टे के सहयोग के सिलसिले में आई थी। मुझे भविष्य में 2 जगहों के बीच आना जाना पड़ सकता है। पहले मुझे लगता था कि कई समस्याएं हल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी। काम और जिंदगी में संतुलन हो सकता है। वे एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं। किसी भी वजह से हार मत मानो। ओह, मुझे लगता है शेन निंग ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तुम्हें क्या लगता है ना? दीदी, मैं सोच रही थी कि कंपनी को अब तुम्हें साइट पर काम करने की जरूरत नहीं है। बस कभी कभी तुम्हें जरूरी क्लाइंट से मिलना होगा। तुम वापस आकर उनसे मिल लिया करो। आखिरकार तुम इस इंडस्ट्री में काफी समय से हो और तुम्हारे पास हमसे ज्यादा अनुभव है। वो तुम्हें ज्यादा ही देंगे। ठीक है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इसके बारे में सोच लो। ठीक है। और फिर भैया जी हो, तुम वो कॉफी शॉप चलाते हो ना? मैं बाद में तुम्हारे लिए उसका डिजाइन कर दूंगी। ब्रांड डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन, जो भी चाहिए। मैं इस काम में सच में माहिर हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। वैसे नया साल है, हम कुछ स्मृति चिन्ह बनाना चाहते हैं। क्या हम तुमसे कुछ नए साल के गिफ्ट बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं? हमें पहले से ऑर्डर करना होगा। हमारे पास प्रीपेड कार्ड है, खर्चा कम नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जेंगशिन, तुमने अभी कहा कि तुम मेरे लिए डिजाइन करोगी। मैं पहले ही धन्यवाद देता हूँ। हाँ। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच भविष्य में कुछ बिजनेस संपर्क रहेंगे। तुम होमस्टे चलाती हो और वो ब्रांड डिजाइन करता है। एक दूसरे से अक्सर बातें करो और मिलते जुलते रहो। पत्नी, और अगर तुम चेंशी डिजाइन वापस जाना चाहती हो तो तुम चेंशी डिजाइन वापस जा सकती हो और काम पर जा सकती हो। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कैफे वापस चली जाओ और हम बॉस बनेंगे। तुम कुछ भी करो, मेरी नजरों में तुम हमेशा चमकती रहोगी। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूं। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम क्या कर रही हो? ठीक है, तय हो गया। उसका नहीं है। हाँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। इतने समय के बाद मुझे लगता है बहुत कुछ बदल गया है। शिनजिंग, सुनो, वो लड़की जो कुछ भी होने पर बस रो देती थी, कहाँ चली गई? तुम सच में बड़ी हो गई हो। मुझे भी बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तुम मेरी तारीफ नहीं करोगी? तुम लंबे हो, ताकतवर हो, हैंडसम हो और अमीर हो। और क्या सुनना चाहती हो? मेरे पास तारीफ करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। अरे हाँ। अरे शेनिंग, क्या तुम काम पर वापस आ रही हो? तुम्हारे कान ठीक नहीं है ना? तुमने मेरी बात का सिर्फ आधा हिस्सा ही सुना। लगभग वही बात है। ये अच्छा है। भाई, मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम मुझे ये घर बेच सकते हो? मुझे लगता है तुमने कहा था हम सब इसी घर में मिले थे। हमारी इतनी सारी अच्छी यादें और कुछ बुरी यादें भी। तुमने कहा था कि हम सब ने इसी घर के लिए लड़ाई की, इसके लिए संघर्ष किया, और फिर अचानक से और सोचा कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। क्या ये ठीक रहेगा? असल में अगर हम यह घर आपको बेच दें तो यह हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अगर हम इसे किसी और को बेचें तो हमें भी तकलीफ होगी। तो फिर ये तय हुआ। इस तरह अगर भविष्य में आप शहर वापस आए तो आप यहां रह सकते हैं। हम अक्सर मिलते रहेंगे, है ना? हम अब भी परिवार हैं। ठीक है? शेन निंग, अरे तुम 2 जगहों के बीच भागती रहती हो। अगर शहर के बीच आना चाहता है तो वैसे भी तो वापस आओ। होटल में रुकने की जरूरत नहीं। होटल महंगे नहीं लगते क्या तुम्हें? जब भी वापस आओ बस यही आकर रुक जाना। तुम इस मोहल्ले से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम मास्टर बेडरूम में रह सकती हो। मैं छोटे कमरे में रह लूंगा क्योंकि मुझे इस छोटे कमरे में रहने की आदत है। भावनाओं का होना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि यह काफी उपयुक्त है। तुम दोनों अभी अविवाहित हो। फिर से प्यार में पड़ना अच्छा लगता है ना? मुझे अच्छा लगता है। यह तुम पर निर्भर है। मिसाल कायम करने की ताकत अनंत होती है। हाँ। हाँ। हाँ हाँ हाँ।
चलो थोड़ी देर में करते हैं। चलो मेरे आंगन की सफाई करते हैं। तुम लोग हमारे यहाँ मेहमान बनकर आ सकते हो और एक साथ सकते हो। चलो आंगन में सब साथ मिलते हैं। ठीक है, हम वहाँ घूमने और रौनक लाने जा सकते हैं और घर को आबाद कर सकते हैं। ठीक है। तय हो गया। ठीक है। मैं चलता हूँ। फैंग लेई, तुम मेरी कार के पीछे क्यों भाग रहे हो? मुझे लिफ्ट दे दो। लिफ्ट? तुम कहाँ जा रहे हो? एक मिनट, मैं फैंग लेई, मैंने कहा था ना, तुम मुझसे कुत्ते की पूंछ की तरह क्यों चिपके रहते हो? ये कभी खत्म ही नहीं होता। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं बस तुम्हारी यात्रा की साथी बनना चाहती हूँ और तुम्हारी फोटोग्राफी असिस्टेंट, रसोइया, ड्राइवर और बॉडीगार्ड। देखो, मुझे साथ ले जाना कितना फायदेमंद है। अगर मैं ना मानो तो क्या तुम इस टूटी फूटी बाइक पर मेरा पीछा करोगी? अगर तुम हमें राजी नहीं तो ये चीजें अपने साथ ले जाओ। ये क्या है? ये मंदिर का कड़ा है और ये ताओ मंदिर की सुरक्षा कवच है। और ये मूर्ति जो खास तुम्हारी सुरक्षित यात्रा के लिए है। मुझे नहीं चाहिए, मैं घूमने जा रहा हूँ, किसी जोखिम भरे सफर पर नहीं। माल्ट, तुम इसे पहन लो, वरना मुझे सच में बहुत चिंता रहेगी। मैं इसे नहीं पहनना चाहती, तुम पहन लो। मुझे ये सब साथ क्यों लाना चाहिए? माल्ट, तुमने कहा था कि मुझे अपने साथ यात्रा पर ले चलोगे। जल्दी करो और बस में चढ़ो। ड्राइवर, अरे गाड़ी यहां मत खड़ी करो। जी सर। ड्राइवर शियाओफांग, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो और हर दिन खुशियों से भरा हो। वाह, सीट बेल्ट। ठीक है, ठीक है। जल्दी करो, तुम हमेशा इतनी धीमी क्यों होती हो? हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। हाँ हाँ। तुम मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा क्यों रहे हो? गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। ठीक है। ये ऊंचाई कैसी है? बिल्कुल सही है ना? अरे ऊपर वहां। आ बहुत बढ़िया। अगला वाला। अरे किनारे हटो, दीवार की तरफ हटो। ऊंचाई कैसी है? थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। ठीक है। ठीक है। नमस्ते माँ। नमस्ते माँ, क्या आपकी तरफ सिग्नल ठीक नहीं है? कोई आवाज नहीं आ रही। शेन जिंग। टीचर लियू। ओह, मैं गाड़ी चला रही हूँ। मैं शेन जिंग के ब्लूटूथ से जुड़ी हुई हूँ। मुझे ध्यान नहीं रहा। वो, आप कैसी हैं? मैं अब ठीक हो रही हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ने कहा कि मैं 2-3 महीने में चलने लगूंगी। धन्यवाद। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, मेरी तरफ से अंकल जिंग को भी नमस्ते कह दीजिए। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। फिर आप शेन निंग को बता दीजिए। माँ जेंग, मैंने सब कुछ पूरा कर लिया है, लौटकर आपको सब बता दूंगी। चेंग शिन गाड़ी चला रही है। ठीक है, ठीक है। रास्ते में ध्यान रखना। चेंग शिन से भी कहना कि वो ध्यान रखे। ठीक है, ठीक है। रखती हूँ, अलविदा। क्या हो रहा है? तुम्हें समझ नहीं आया? उन्होंने सुलह कर ली है।
जब मुझे समय मिलेगा मैं टीचर लियू और अंकल जेंग से मिलने जाऊंगा। पहले हम सब अपने बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते थे और परिवार के साथ मिलना जुलना। अब तो ग्रुप में घूमने जाने का फैशन है। जब मैंने ये बात रखी तो मेरी बहनों और भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया। अरे जमाना कितना बदल गया है। हाँ हाँ, तुम तो पुराने ख्यालों वाले हो। तुम्हें अपने बेटे के बिना नया साल मनाना कैसे अच्छा लगेगा? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। ओ तुम 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 ये साथ लेकर आए हो? अगर नहीं लाए और तुम्हारा फोन बंद हो गया तो क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए चार्ज कर दूंगा। ओ सुनो मैं चार्ज कर दूंगा। सुनो कि मिंग और उसका परिवार शिफ्ट हो गया है। अगर तुम उन्हें नए साल पर वापस बुलाओगे तो क्या वो बहुत तकलीफ नहीं होगी? है। वैसे भी अगर हम वहां गए तो उन्हें परेशानी ही होगी, है ना? इसलिए मैं इसकी चिंता नहीं करता। बेहतर है कि मैं अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखूं और अपनी पत्नी और अपना ख्याल रखूं। तुमने इस साल बहुत मेहनत की है। तुमने भी बहुत मेहनत की। चलो एक से हैं। ठीक है, ठीक है, आओ। चलो। फोन हमें बुला रहा है ना? तुम्हारा बेटा कहाँ है? यो यो यो। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। टोंग टोंग, क्या तुम्हें दादी की याद आती है? हाँ आती है। तुम्हें दादा की याद नहीं आती, है ना? हाँ आती है। केमिंग, कैसे हो? टोंग टोंग, क्या तुम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए? हाँ। हम ठीक हैं। हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। क्या तुम देख सकते हो? देखो, पीछे वाली बिल्डिंग में 2 मंजिलें हैं। उस पर एक छत है। घुमाओ घुमाओ घुमाओ। इस तरफ सामने एक छोटा सा आंगन है। देखो कितना सुंदर है। ओ बहुत बढ़िया है। इधर देखो। ओ बहुत बढ़िया है। मुझे आंगन वाले घर बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। कितना सुंदर है। मम्मी और पापा तुम्हें लेने आएंगे जब मौसम थोड़ा गर्म होगा। मैंने कहा, मम्मी और पापा, तुम लोग अब कितने मॉडर्न हो गए हो। तुम हमारे साथ नया साल नहीं मनाते। तुम बाहर घूमने जाना चाहते हो। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे पापा बहुत एक्साइटेड हैं। हर दिन एक अच्छा दिन है। कोई बात नहीं, जब तक तुम तीनों इन दिनों अच्छे से रहो तुम्हारे पापा और मैं निश्चिंत रहेंगे। अरे बाप रे, मैं ये सब तुम्हारी मम्मी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा हमारा वहां जाना सुविधाजनक नहीं है। हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। मुख्य बात यह है कि हमारे पुराने सहपाठियों के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। हम इतने सालों से इस बारे में बात कर रहे हैं, एक साथ यात्रा करने के बारे में। इस साल आखिरकार हम सब मिल पाए। ये तो होना ही था। हाँ हाँ हाँ, हमें जरूर जाना चाहिए। मैं समझ गया। तुम लोग बाहर जाओ और जितना चाहो मजे करो। अगर कुछ पसंद आए तो खरीद लेना, लेकिन सुरक्षा का ध्यान जरूर रखना। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा यही हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ नहीं हो। सुनो, इस बार तुंगतोंग ने बहुत बढ़िया काम किया है। जो ट्रैवल एजेंसी उसने हमारे लिए ढूंढी वह भरोसेमंद और सस्ती है, बहुत किफायती है। उन्होंने हमारे लिए खास ग्रुप भी बनाया। वे अंकल आंटी कह रहे थे। उन्होंने कहा थैंक यू कुंगकोंग। कुंगकोंग थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फाराजा है। अगली बार कहीं जाना हो तो मैं ढूंढ दूंगा। पापा, आप अक्सर बाहर जाते हो। मम्मा कम बाहर जाती है। आपको उनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्या जरूरत है? मम्मा कोई बच्ची नहीं है। बाहर जाएंगे तो कौन किसका ध्यान रखेगा? तुम कमाल हो। तुम बड़े साहब, मैं छोटा। देखो तो जरा। आहा, तुम जवान हो, तुम जवान हो। खैर असल में आज मैं दादा दादी को हमारे साथ नया साल मनाने बुलाना चाहता था। ओह अच्छा पोता, अगले साल का इंतजार करो। तुम्हारे दादा दादी अगले साल जरूर तुम्हारे साथ नया साल मनाएंगे, ठीक है? रुको, अगले साल बसंत आते ही हम वहां जाएंगे। चलो जाकर अपने पोते से मिलते हैं। अच्छा, तो फिर पक्का वादा। अगले साल हमारा पूरा परिवार एक साथ नया साल मनाएगा। हम सब मिलकर मम्मी पापा को नए साल की बधाई देंगे। नया साल मुबारक हो मम्मा पापा। नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। नए साल की घंटी बजने वाली है। उल्टी गिनती 19 से 0।
मुझे समझ आ गया। हे पिंग, यही रह रहा है। शायद वह यहां ज्यादा सहज महसूस करता है। अच्छा, तुम्हारा वापस आने का मन नहीं है। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी भावनाओं को बहुत नजरअंदाज किया। मुझे पता भी नहीं चला कि तुम बीमार थी। जब तुमने मुझे मुंबई से फोन किया, मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम वहीं रहना चाहती हो। मैंने सोचा भी नहीं और तुमसे पूछा भी नहीं कि क्यों। मैंने बस तुम्हें जबरदस्ती दिल्ली वापस चलने को कहा। मैं सच में बहुत स्वार्थी था। कांग कांग, तुम स्वार्थी नहीं हो। तुम खुद को दोष मत दो। तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया। असल में उस वक्त मैं भी बहुत असमंजस में थी। मुंबई की अपनी अच्छाइयां हैं और दिल्ली की अपनी सहूलियतें। असल में यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जो मुझे परेशान करती हो। बहुत से लोगों को यह परेशानी होती है। हर कोई जवाब ढूंढ रहा होता है। तुमने हमेशा अच्छा किया है और तुम हमेशा से इतने समझदार रहे हो और तुमने हमेशा मुझे सहन किया है। उस दौरान मुझे लगा कि तुम्हें घर पर आराम करने देना ही मेरी परवाह है। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि इससे तुम पर इतना बड़ा मानसिक बोझ आ जाएगा। यह सब मेरी ही गलती थी। उस वक्त मैं हर दिन सड़कों पर भटकती रहती थी और समझ नहीं आता था कि करूं तो क्या करूं। कभी कभी एक ही जगह पर सड़क पर चलते लोगों को यूं ही घूरती रहती थी।
मैं उन लोगों को देखती थी और ऐसा लगता था जैसे उन्हें पता है कि उन्हें कहां जाना है। कोई काम पर जा रहा था, कोई स्कूल जा रहा था, कोई क्लाइंट से मिलने जा रहा था या किसी से मिलने डेट पर जा रहा था। सिर्फ मैं थी जिसे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं वहीं अकेली हुई और बिल्कुल खोई हुई। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो शायद उसी वक्त जिक्सन को मेरी तबीयत में कुछ गड़बड़ी का एहसास हो गया था। मैंने सच में तुम्हारा उतना ध्यान नहीं रखा जितना जिक्सन ने रखा, और न ही उसके जैसी बारीकी से समझा। दरअसल ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह बहुत सतर्क है, और नहीं इसलिए कि उसने मेरी परवाह की, बल्कि इसलिए कि जिक्सन को खुद भी ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ा है। सोचो जरा, जिक्सन की शादी टूट चुकी है और फिर आखिरकार जूमिन के साथ सब ठीक हुआ, लेकिन जूमिन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसलिए वह ऐसी स्थितियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। ये सब जिक्सन ने मुझे बताया। मैं वाकई उसका बहुत एहसानमंद हूँ। जब तुम सबसे ज्यादा लाचार थी, उसने मेरी मदद की। असल में मैंने कभी यकीन नहीं किया कि मुझे ऐसी कोई बीमारी है। बस उस वक्त मैं बहुत टूटी हुई थी और मैं बुरी तरह डिप्रेशन में थी। मुझे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है और मैं बिना किसी वजह के गुस्सा करती थी। बाद में मैं बीमार पड़ गई। मुझे सच में डर था कि कहीं मैं तुम्हें चोट न पहुंचा दूं या फिर टोंगटोंग को भी नुकसान न पहुंचा दूं। इसलिए जिक्सन मुझे अस्पताल ले गया। जब मुझे मेडिकल रिपोर्ट मिली तो मैं यकीन नहीं कर पाई कि मुझे ऐसी बीमारी है। मैंने पहले सोचा मैं तुम्हें अपनी हालत के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं। क्या तुम्हें वो रात याद है? मैं घर आकर तुम्हें बताना चाहती थी। सरकार, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें दूसरा बच्चा होने वाला है। ये खुशखबरी होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सिर्फ डर और चिंता महसूस हुई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस बच्चे का सामना करूं और नहीं तुम्हें सच बता सकूं। उन नारकीय दिनों में हमने अपना दूसरा बच्चा खो दिया। मैंने तुम्हें बहुत उदास और बेबस देखा, लेकिन तुमने मुझे दोष नहीं दिया। मुझे बस ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उसी पल से मैंने ठान लिया कि मैं जियाओ केमिंग से छुटकारा दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन जिक्सन ने मुझे रोक लिया। तो जो कुछ भी मैंने देखा तुम सब और जिक्सन के बारे में, वह सब महज एक इत्तेफाक था। वह सब भ्रम था। मैं बहुत घमंडी था। मैं हमेशा सोचता था कि जो मैं चाहता हूं वही तुम भी चाहती हो। शियांगमिंग, इतने सालों में मैंने तुम्हें सच में कभी नहीं समझा। न कभी तुम्हारा ख्याल रखा, न कभी तुम्हारी परवाह की, और तुम्हें दर्द की गहराइयों में अकेला छोड़ दिया। केमिंग, मुझे पता है अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मत मांगो कोंग कोंग। गलती मेरी है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। वरना तुम बाद में ऊपर जाकर भाषण दे सकते हो। मैं क्या कहूं? तुमने तो सब कुछ तैयार कर रखा है। चेनशिन, जेंशी लाइटिंग डिजाइन कंपनी की डिजाइनर, पुरस्कार स्वीकार करने के लिए भाषण देने हेतु मंच पर आए। नमस्ते, मैं यूशान ऑफ लाइट एंड शैडो रेस्टोरेंट की डिजाइनर हूं। चेनक्सी से चेंगक्सिन। मैं जजों की सराहना के लिए बहुत आभारी हूं। दरअसल
जब से मैंने कॉलेज शुरू किया है, मैंने अनगिनत बार कल्पना की है कि इस मंच पर खड़े होकर कैसा महसूस होगा। सच में मैं अभी बहुत घबराई हुई हूं। मैं खुद से पूछती हूं, मैं एक ऐसी इंसान हूं जो सच में कामयाब होना चाहती है और सबकी पहचान पाना चाहती थी। इसलिए मैं हमेशा से एक कंट्रोलर बनने की आदी रही हूं, अपने भविष्य को काबू में रखने की और अपने आसपास के लोगों को तनाव से काबू करने की और पूरी दुनिया से मुकाबला करने की। लेकिन इन सालों में मैंने पाया कि चीजें हमेशा मेरी मर्जी के खिलाफ जाती हैं। पिछले 1 साल में मैं बेरोजगार रही हूं, जैसे सब कुछ बेकाबू हो गया हो। इसलिए जब मैंने ये काम बनाया तो ये मेरे लिए निजी तौर पर एक आत्मोपचार जैसा है। इतने सालों में ये पहली बार जब मैंने खुद से शांति से बातचीत की है। मैंने खुद को निष्क्रिय मानकर ये अनुभव करने की कोशिश की कि मुझे कैसा आदर्श संसार चाहिए, कैसी यूटोपिया चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक लड़की आई। उसने मुझे अनगिनत बार बताया था अपने बचपन के बारे में। हालांकि जब भी वो मुझे बताती, मुझे लगता कि वो बकवास कर रही है, लेकिन हर बार जब वो कहती, मैं असल में लगातार डिजाइन कर रही होती और इस स्पेस को बेहतर बना रही होती। ये एक ऐसा स्पेस है जो सुरक्षा से भरा है, भावनात्मक यादों का स्पेस। इसलिए मैं इसे आपके सामने एक काम के रूप में पेश करती हूँ। यूशान, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें शांति और सुकून महसूस करेंगे। मैं चेनेक्सी के हर दोस्त की बहुत आभारी हूँ। हालांकि वे आज काम की वजह से यहाँ नहीं आ सके, जो शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने मुझे भरोसा और सहनशीलता दी और मुझे दूसरों को समझना सिखाया। मैं खुद का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैंने खुद को नहीं छोड़ा और अपना आत्मविश्वास वापस पाया। मैं आज भी वही हूं जिसके अंदर चाहते हैं। आखिर में मैं उस इंसान का शुक्रिया करना चाहती हूं जो नहीं आया। उसी ने मुझे सारी प्रेरणा दी। धन्यवाद। चोंकिंग। ठीक है, वो अब यही है। तो मेरा काम पूरा हुआ। शुक्रिया। मुझे माफ कर दो। तुमने इस दौर से कैसे उबर पाए? मैंने तुम्हें और टोंगटोंग को छोड़ दिया था। मैंने चेन जिक्सन को भी भेज दिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। वापस मुंबई? मुझे डर था कि मम्मी पापा चिंता करेंगे, लेकिन दिल्ली में रुककर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। और क्या चेन जिक्सन ने शांघाई कैफे मुझे नहीं सौंपा था? तो मैं कुछ समय वहीं रुकी रही, लेकिन उस दौरान मैं बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थी। तुम्हें और टोंगटोंग को छोड़कर असल में मेरी सारी हिम्मत और ताकत खत्म हो चुकी थी और मैं बिना किसी वजह के ही गुस्सा करती रहती थी। मुझे लगा कि यह ठीक नहीं है। बाद में मैंने वो कैफे किसी और को सौंप दिया और मैं वापस मुंबई चली गई। मुझे यहां एक छोटा सा घर मिल गया और मैं हर दिन वहीं रहने लगी, बस खाना और सोना, और बस ऐसे ही खोई खोई सी रहती थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं ऐसे नहीं चल सकती, तो मैंने ऑनलाइन ढूंढा बाइपोलर डिसऑर्डर से जुड़े वीडियो और किताबें, और भी कई किताबें, और मैंने ऐसे कई लोगों से बात भी की जो इस बीमारी से गुजर रहे थे। मैंने एक बिहेवियरल साइकोलॉजी डॉक्टर से भी सलाह ली। शायद इसकी वजह मुंबई का ये शहर भी है। साथ ही वो सब कुछ जो मैंने तुम्हें पहले बताया वो भी काफी मददगार रहा। आखिरकार यहीं तो मैं पली बड़ी हूं। यहां का हर कोना मुझे अच्छे से पता है। यहां का माहौल बहुत अच्छा है, हवा साफ है और जिंदगी की रफ्तार भी धीमी है। मुझे काफी हल्का महसूस हुआ। एक दिन मैं बाहर टहलने निकली और रास्ते में ये छोटा सा कॉफी शॉप दिखा। जैसे ही मैं अंदर गई, वहां की खुशबू और वहां की सजावट ने मुझे बहुत सुकून दिया। मुझे दिल्ली में काम करने के दिन याद आ गए, जब भी मैं उस कैफे में कॉफी बनाती थी। मेरा पूरा ध्यान बस उसी में लगा होता था और मुझे अंदर से काफी अच्छा महसूस होता था। तो मैं इस छोटे से कैफे में काम करने लगी। फिर बाद में मैंने मालिक से बात की और कैफे की जिम्मेदारी मैंने खुद संभाल ली।
थोड़ा वक्त लगा और कारोबार अच्छा चलने लगा। मैंने अपने पुराने निवेशकों को ढूंढा और मुंबई की इस छोटी सी जगह में कई और कैफे खोल दिए। बस पूरी कहानी कुछ ऐसी ही है। वैसे भी मुझे कई बातें अब साफ साफ याद नहीं रहती। मेरी अभी की हालत काफी हद तक स्थिर हो चुकी है। मुझे लगता है कि मैं ठीक हो सकती हूं। सब ठीक हो जाएगा। अब आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम हमेशा मुंबई लौट कर रहना क्यों चाहती थी। ये शहर सच में बहुत खूबसूरत है और ये लोगों को अपने आप धीमा होने पर मजबूर कर देता है और दिल को बहुत सुकून और राहत देता है। सब ठीक हो जाएगा। चलो वापस मुंबई चलकर रहते हैं। तुम भी वापस मुंबई जाना चाहती हो? फिर दिल्ली में तुम्हारा करियर? क्या तुम सच में ऐसा करना चाहोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। पहले मैं सोचता था कि मेरी आदर्श जिंदगी सिर्फ दिल्ली जैसे बड़े शहर में ही मुमकिन है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी कोई आदर्श जिंदगी हो ही नहीं सकती। इसलिए जहां तुम होगी मैं वहीं रहूंगा। शुक्रिया टोंग मुझसे मिलने आने के लिए और मुंबई में मेरे साथ रहने के लिए राजी होने के लिए भी शुक्रिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें दिल्ली वापस चले जाना चाहिए। क्यों? हालांकि अब तुम पहले से बेहतर हो, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या मैंने अभी नहीं कहा? मुझे लगता है कि मेरी तबीयत अब ठीक हो जाएगी क्योंकि मैंने सब कुछ समझ लिया है। असल में मेरी बीमारी और तनाव की वजह मैं खुद थी, दिल्ली शहर नहीं। अगर दिल्ली नहीं होती तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलती। हम वहां इतने लंबे समय से रह रहे हैं। वहां हमारी बहुत सारी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। असल में दिल्ली ही हमारा घर है। क्या तुम अब भी पहले जैसी जिंदगी जीना चाहती हो? पहले जैसी जिंदगी में लौटने के लिए नहीं, मैं एक नई जिंदगी बनाना चाहती हूं। मेरी नजर एक छोटे से आंगन पर है। मैं उसे पूरा करने जा रही हूं। क्या तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में थे, मैंने एक तस्वीर बनाई थी जो मेरे सपनों का घर था। मेरा प्लान है कि आंगन के आगे वाले हिस्से को एक कैफे में बदल दूं और उसे लोगों के मिलने जुलने और बातें साझा करने की जगह बनाऊं। और पीछे वाला हिस्सा हमारा घर होगा, जहां आसमान होगा, जमीन होगी, तुम होगे और मैं होंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं इसे पूरा करने के लिए। मैं सोचता था कि खुशी का असली मतलब है गाड़ी और घर होना और एक कामयाब करियर। मैं उन्हीं चीजों के पीछे भागता रहा, लेकिन आखिर में मैं खुद ही बीमार पड़ गया। असल में खुशी का सच्चा मतलब है कोई फिक्र नहीं, कोई बीमारी नहीं और कोई मुसीबत नहीं, और उस इंसान के साथ होना जिससे तुम प्यार करते हो। यही सबसे अनमोल है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? ट्रॉफी से ड्रैगन बुलाओ। मैं परेशान हूं। तुमने ये कहा था। मैं नए स्टूडियो में शिफ्ट हो गया हूं। ये सारा कबाड़ कहाँ रखूं? वाह, तुम तो बहुत अमीर हो। चिंग, नई ऑफिस बिल्डिंग कितनी बड़ी है। ऑफिस में ये छोटी ट्रॉफियां नहीं समा सकती। इन्हें अपने ऑफिस में क्यों नहीं रख लेते? तेरी माँ देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। अरे, नई कंपनी में मेरे लिए ऑफिस मत बनवाना। मतलब यार, मैं छोड़ना चाहता हूं। तुम पागल हो क्या? ये तुम्हारी कंपनी है। नहीं नहीं, मैं अपने शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूं। तुम्हें पता है,
मैंने पहले भी तुम्हारी प्रतिभा देखी थी। मुझे लगता है तुम में बहुत हुनर है, इसलिए मैं तुम्हें शुरुआत में मदद करना चाहता था और आगे बढ़ाना चाहता था। अब हमारी कंपनी कामयाब हो गई है, इसलिए मैं रिटायर हो रहा हूं। बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसी से बात करो। मेरे पास एक जरूरी काम है। कौन सा बड़ा काम? कौन सा बड़ा काम? तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है। मैं तुम्हें बताती हूं। मैं तुम्हें आधे साल की छुट्टी दे सकता हूं और आधे साल बाद काम पर वापस आ जाना, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो तुम्हारे और शेन जिंग के बीच क्या चल रहा है? जब वो लौटा था, तुम दोनों ने ठीक से बात नहीं की। वो बहुत व्यस्त है, वो किसी काम से लौटा था। बहाना। मुझे लगता है तुम इन दिनों खोई खोई सी रहती हो और अपने आप में नहीं रहती। अगर तुम्हें इसे बचाना है तो पहल करो। मुझे लगता है वो अपनी जिंदगी में खुश है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। ये सिर्फ एक बहाना है। चेंगशन, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम इससे उबरना चाहती हो या नहीं। ये तुम्हारी चाहत पर निर्भर है। मुझे देखो, मैं तुम्हें किस लिए देखूं? तुम कितने अकड़ू हो। मैं मौका ढूंढ रही हूं। अरे अरे, टोंग टोंग दीदी, तुम वापस आ गई। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कांग कांग दीदी, वे भाई शियाओं को वापस ले आए हैं और हम अपने पुराने घर पर इकट्ठा होंगे। क्या तुम आ रही हो? मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं? मेरे पास एक जरूरी काम है। फिर से कोई बड़ा काम कर रही हो? हाँ हाँ हाँ। क्या शेन निंग वहां है? हाँ। तुम्हें मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये एक अच्छा मौका है। बाय। अरे, जल्दी करो। बहुत दिनों बाद मिले। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। कैसे हो भाई जियो? मैं ठीक हूँ। हाँ, अरे चेनशिन, तुम यहाँ हो? यहाँ हूँ। तुम्हें देर क्यों हो गई? मैं जूते नहीं बदलूंगा। अंदर आओ, अंदर आओ। भाई जियो, बहुत दिनों बाद मिले। बहुत दिनों बाद मिले। मुझे तुम्हारी याद आई थी भाई। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बधाई हो तुम्हारी कारोबार की सफलता के लिए और नाम के लिए। धन्यवाद भाई। आओ बैठो। सिर्फ धन्यवाद कहने से काम नहीं चलेगा। मुझे कोंग का भी धन्यवाद करना है। कोंग के बिना आज चैनशी नहीं होता। चेनशी की असली ताकत तुम हो। मेरी जगह लेने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन तुम और तुम्हारा काम कोई नहीं बदल सकता, है ना शेन जिंग? असल में सबसे ज्यादा धन्यवाद शेन जिंग की प्रेरणा का है। मुझे लगता है तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। धन्यवाद। रिंजिंग, मैंने कोंग से सुना कि तुम एक होमस्टे चला रही हो। काफी अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। ठीक है, जब तुम की छुट्टियां हो तो यूशांग घूमने चलते हैं। तुम्हारे होमस्टे में ठहरेंगे, कैसा रहेगा? तुम की छुट्टी कब है? मैं सोच रहा था कि अपनी कंपनी के लोगों को पेड वेकेशन दे दूं। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। जब तुम आओगे मैं अपनी मम्मी से बढ़िया खाना बनवाऊंगी और तुम्हें सबसे अच्छा कमरा दूंगी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आज हमने तुम्हें यहाँ बुलाया मुख्य रूप से इस घर के बारे में बात करने के लिए। असल में हमारे दोनों परिवारों की मुलाकात इसी घर की वजह से हुई थी और एक झगड़े के बाद हम दोस्त बन गए और इस घर में हमने बहुत कुछ अनुभव किया है। लेकिन जो भी हो, यह मामला अभी भी सुलझाना बाकी है। क्या तुमने मुझे पैसे वापस नहीं कर दिए? क्या ये सुलझ नहीं गया? हम यह घर बेचना चाहते हैं, लेकिन पहले तुम्हें बता देना चाहते थे। अरे, तुम लोग शिफ्ट हो रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बस यही है। हाल ही में मैं वापस मुंबई गया। वहां मैंने कई कैफे खोले और कारोबार अच्छा चल रहा है। बाद में दिल्ली के बाहरी इलाके में मैंने एक छोटा सा आंगन देखा। पहले उसे किराए पर लेना चाहता था। बाद में कोंग से चर्चा की और हमने वह आंगन खरीदने का फैसला किया। वहां का माहौल बहुत अच्छा है। मैं उस आंगन का नवीनीकरण करने वाला हूं। आगे कैफे होगा और पीछे हमारा घर। अब हम वहीं पर फोकस करेंगे। हाँ, यह तो अच्छी बात है। तो तुमने नौकरी छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया है? मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुख्य रूप से क्योंकि चेनक्सी अब सही रास्ते पर आ गया है और आपकी पर्सनल ब्रांड इमेज भी बन गई है। चेनशी मेरे बिना भी अच्छे से आगे बढ़ेगी। ठीक है। थोड़ा अजीब लग रहा है। उस वक्त इतनी मुश्किल क्यों थी? हाँ, मुश्किल है। हम सबने मिलकर ये सब झेला और अब सब जा रहे हैं। सच में बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। चिंता मत करो,
मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस्तीफा देने से पहले मैं सारा काम अच्छे से व्यवस्थित कर दूंगी और फिर अपनी जगह के लिए किसी को ढूंढ भी लूंगी। इससे कंपनी के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले मैं बस आंख बंद करके आगे भागती थी। मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता था, बाकी कुछ नहीं दिखता था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसे ही भागती रही तो लक्ष्य हासिल होने पर भी मैं उस इंसान को खो दूंगी जो मेरी जीत में शामिल होता। इसलिए मैं रुकना चाहती हूँ। सच में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें काम पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। तुम अभी बस उपनगर में रहती हो। तुम चेंशी के काम को आराम से संभाल सकती हो। मैं इस बार एक होमस्टे के साथ साझेदारी करने आया हूँ। शायद भविष्य में मुझे दोनों जगहों के बीच आना जाना पड़े। पहले मुझे लगता था कि कई समस्याएं बहुत मुश्किल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त मुझ में बस आत्मविश्वास की कमी थी। काम और जिंदगी में संतुलन हो सकता है। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी वजह से हार मत मानो। मुझे लगता है शेन निंग ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तुम्हें क्या लगता है ना दीदी? मैं सोच रही थी कि अब कंपनी को तुम्हारी ऑन साइट जरूरत नहीं है। बस कभी कभी जरूरी क्लाइंट से मिलना होता है। तुम आकर उनसे मिल लिया करो। आखिरकार तुम इस इंडस्ट्री में काफी समय से हो और हमसे ज्यादा अनुभवी हो और तुम्हारी एज भी ज्यादा है, ठीक है ना? क्या तुम मेरी मदद करोगी? सोच लो। अच्छा, और भैया, तुम वो कैफे चलाते हो। मैं बाद में उसका डिजाइन बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। ब्रांड डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ। मैं इस काम में सच में माहिर हूं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। वैसे नया साल आ रहा है। हम जानते हैं, क्या हम तुमसे कुछ नए साल के गिफ्ट बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं? तुम्हें पहले से ऑर्डर करना होगा। हमारे पास प्रीपेड कार्ड है, खर्चा कम नहीं है। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जेंगशिन, तुमने अभी कहा कि तुम मेरे लिए डिजाइन करोगी। मैं पहले से धन्यवाद देता हूँ। हाँ। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच भविष्य में कुछ बिजनेस कनेक्शन रहेंगे। तुम होमस्टे चलाती हो और ये ब्रांड डिजाइनर है। एक दूसरे से बात करते रहो और मिलते जुलते रहो। पत्नी, और तुम, मुझे लगता है अगर तुम जेनेक्सी डिजाइन वापस जाना चाहती हो तो तुम जेनेक्सी डिजाइन वापस जा सकती हो काम करने के लिए। अगर नहीं जाना चाहती तो कैफे वापस चली जाओ और हम बॉस बनेंगे। तुम कुछ भी करो, तुम मेरी नजरों में हमेशा चमकती रहोगी। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूं। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, पक्का वादा। देखे हो, सुनने को नहीं है। अच्छा, हाँ। पूरी तरह से मुझे मत छोड़ो। इतने समय के बाद मुझे लगता है बहुत कुछ बदल गया है। शेनजिंग, वो लड़की जो सिर्फ मुसीबत में रोती थी, तुम कहाँ चली गई? तुम सच में बड़ी हो गई हो। मुझे बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है मैं भी बड़ा हो गया हूं। तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे? तुम लंबे हो, ताकतवर हो, हैंडसम हो और अमीर हो। और क्या सुनना चाहते हो? मेरे पास तारीफ करने के लिए बहुत से शब्द हैं। अरे हाँ। अरे शेन निंग, क्या तुम काम पर वापस आ रही हो? तुम्हारे कान अच्छे नहीं है ना? तुम सुनती नहीं हो। तुम मेरी आधी बात सुनती हो। लगभग एक जैसा ही है। ये अच्छा है। भैया, मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम मुझे ये घर बेच सकते हो? हैं? मुझे लगता है तुमने कहा था हम सब इसी घर में मिले थे। हमारे पास बहुत सारी अच्छी यादें हैं और बुरी यादें भी। तुमने कहा था हम सब इसी घर के लिए लड़े थे, इसके लिए झगड़े थे, और फिर अचानक मैं थोड़ा उदास हूं। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही हूं। क्या ये ठीक रहेगा? असल में अगर हम यह घर आपको बेच दें तो यह हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। किसी और को बेचते तो हमें बड़ा मन भारी होता। तो फिर ये तय हुआ। भविष्य में अगर आप शहर वापस आए तो आप यहां आकर रह सकते हैं। हम अक्सर मिलते जुलते रहेंगे, है ना? हम अब भी परिवार ही हैं, ठीक है? शेन निंग, अरे तुम भी ना, तुम दो जगहों के बीच भागती रहती हो। अगर वो शहर बीच आ जाता है तो वैसे ही जब लौटो तो होटल में रुकने की जरूरत नहीं। होटल पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? बस यहां आकर रह जाया करो। तुम इस मोहल्ले से भली भांति परिचित हो। तुम मास्टर बेडरूम में रह सकती हो। मैं छोटे कमरे में रह लूंगा क्योंकि मुझे इसी छोटे कमरे में रहने की आदत है। भावनाएं रखना उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? तुम दोनों तो कुंवारे हो।
फिर से प्यार में पड़ना अच्छा लगता है ना? मुझे अच्छा लगता है। यह तुम पर निर्भर है। विशाल की ताकत अनंत होती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। चलो थोड़ी देर में यह करते हैं। चलो मेरा आंगन साफ करते हैं। तुम हमारे यहाँ मेहमान बनकर आ सकते हो और हमें खुशबू दे सकते हो। चलो आंगन में सब मिलकर बैठते हैं। ठीक है, हम वहां घूमने और माहौल गर्म करने जा सकते हैं और घर की रौनक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। यह तय हुआ। ठीक है। मैं चलता हूँ। फैंग लेई, तुम मेरी कार के पीछे क्यों भाग रहे हो? मुझे लिफ्ट दे दो। लिफ्ट? तुम कहाँ जा रहे हो? पूरे देश की यात्रा पर। फैंग लेई, मैंने कहा ना, तुम कुत्ते की पूंछ की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? ये कभी खत्म नहीं होगा। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, हमारा कोई भविष्य नहीं है। मैं बस तुम्हारी यात्रा की साथी बनना चाहती हूँ और तुम्हारी फोटोग्राफी असिस्टेंट, रसोइया, ड्राइवर और अंगरक्षक। देखो, मुझे साथ ले जाना कितना फायदेमंद है। अगर मैं मना कर दूं तो? क्या तुम इस भद्दी बाइक पर मेरा पीछा करोगी? अगर तुम बस बैठने को राजी नहीं हो, तो ये चीजें अपने साथ ले जाओ। ये क्या है? ये मंदिर से लाया हुआ कड़ा है और ये ताओवादी मंदिर से ताबीज है और ये मूर्ति जो खास तुम्हारी यात्रा की सुरक्षा के लिए है। मुझे नहीं चाहिए, मैं घूमने जा रही हूँ, किसी साहसिक अभियान पर नहीं। माइया, इसे पहन लो, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं नहीं पहनूंगी, तुम पहनो। मैं ये सब क्यों पहनूं? मैया, तुमने मुझे साथ चलने की इजाजत दी थी। जल्दी करो और गाड़ी में बैठो। तुम ड्राइवर नहीं हो? अरे, ये गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं हो सकती। जी सर। ड्राइवर शियाओफैंग, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो और हर दिन खुशियों से भरा हो। सीट बेल्ट लगा लो। ठीक है, ठीक है। जल्दी करो, तुम हमेशा इतनी धीमी क्यों होती हो? हमारा सफर शुरू होने वाला है। हाँ हाँ। तुम हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराती क्यों हो? गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। ठीक है। ये ऊंचाई कैसी है? बिल्कुल सही है ना? अरे, ऊपर वाले। बहुत बढ़िया। अगला। अरे, हटो किनारे। दीवार की तरफ हो जाओ। ऊंचाई कैसी है? थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। ठीक है, ठीक है। हेलो माँ। हेलो माँ, तुम्हारी तरफ सिग्नल ठीक नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही। चेंग शिन। टीचर लियू। ओह, मैं गाड़ी चला रहा हूं। मैं शिन जिंग के ब्लूटूथ से जुड़ा हूं। मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। तुम कैसे हो? मैं अच्छी तरह ठीक हो रही हूं। हाँ हाँ, अच्छी बात है। डॉक्टर ने कहा कि मैं 2-3 महीने में चल पाऊंगी। धन्यवाद। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अंकल जिंग को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। तो फिर तुम शेन निंग को बता देना। माँ, पापा, मैंने सब काम खत्म कर लिया है। लौटकर तुम्हें सब बताऊंगा। चेंग शिन गाड़ी चला रही है। ठीक है, ठीक है। रास्ते में ध्यान रखना।
जेंगशन से भी कहना ध्यान रखे। ठीक है। रखती हूँ, अलविदा। क्या हो गया? समझी नहीं? उन्होंने सुलह कर ली। फुर्सत मिलने पर मैं टीचर लियू और अंकल जेंग से मिलने जाऊंगी। अच्छा, पहले हम सब परिवार के साथ जश्न मनाना पसंद करते थे। अब तो ग्रुप में घूमने जाने का फैशन है। जब मैंने ये बात रखी तो मेरी बहनों और भाइयों ने बहुत साथ दिया। अरे, जमाना सचमुच बदल गया। हाँ। तुम जैसे पुराने ख्यालों वाले इंसान अपने बेटे के बिना नया साल कैसे काट पाओगे? मुझे तो यह उम्मीद नहीं थी। अरे, तुम भी ना। ठीक है, ठीक है। क्या यह ले जाना जरूरी है? हाँ, ले जाना तो पड़ेगा। जब जरूरत पड़ेगी और तुम्हारा फोन बंद हो गया तो क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए चार्ज कर दूंगा। जल्दी करो और निकलो। एक बात बताता हूं कि मिंग और उसका परिवार शिफ्ट हो गया है। अगर उन्हें नए साल पर वापस बुलाओगे तो क्या बहुत परेशानी नहीं होगी? और अगर हम वहां जाएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, है ना? इसलिए मैं इस बारे में चिंता नहीं करता। बेहतर है कि मैं अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखूं, और अपनी पत्नी का भी। तुमने इस साल बहुत मेहनत की है। तुमने भी बहुत मेहनत की। चलो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। चलो। फोन हमें बुला रहा है ना? है ना? ओ। नया साल मुबारक हो दादा दादी। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। टोंग टोंग, क्या तुम्हें दादी की याद आती है? हाँ, बहुत याद आती है। तुम्हें दादा की याद नहीं आती, है ना? हाँ, आती है। केमिंग, कुंग कुंग, तुम लोग कैसे हो? क्या तुम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए? हम ठीक हैं। हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। क्या तुम देख सकते हो? देखो, इस इमारत में 2 मंजिलें हैं। इसके ऊपर एक छत है। घूमो। इस तरफ के सामने एक छोटा सा आंगन है। देखो कितना सुंदर है। ओह, कितना सुंदर है। इस तरफ ओह, कितना अच्छा है। मुझे आंगन वाले घर बहुत पसंद है। मुझे यह पसंद है। कितना सुंदर है। देखो। जब मौसम गर्म हो जाएगा तो मम्मी पापा तुम्हें यहाँ ले आएंगे रहने के लिए। मैंने कहा, मम्मी पापा, तुम लोग अब कितने मॉडर्न हो गए हो। तुम हमारे साथ नया साल नहीं मनाते। तुम बाहर घूमने जाना चाहते हो। हाँ। तुम्हारे पापा बहुत एक्साइटेड हैं। हर दिन अच्छा दिन है। कोई बात नहीं अगर तुम तीनों इन दिनों मजे करो। तुम्हारे पापा और मैं निश्चित हो जाएंगे। हे भगवान, मैं ये सब तुम्हारी मम्मी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। हाँ। इसके अलावा हमारा वहां जाना सुविधाजनक नहीं है। सुविधाजनक नहीं है। मुख्य बात यह है कि हम पुराने सहपाठियों के लिए इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। हम इतने सालों से इस बारे में बात कर रहे हैं, साथ में यात्रा करने की। इस साल आखिरकार हम इकट्ठा हो ही गए। ये तो होना ही था। हाँ, हमें जरूर जाना चाहिए। मैं समझ गई। अब बाहर जाओ, जितना चाहो मजे करो। अगर कुछ पसंद आए तो खरीद लेना, लेकिन सुरक्षा का ध्यान जरूर रखना। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा यहाँ हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताता हूँ। कोंग ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। उसने हमारे लिए जो ट्रैवल एजेंसी ढूंढी है वह भरोसेमंद और सस्ती है, बहुत किफायती है। उन्होंने हमारे लिए खास ग्रुप भी बनाया है। सभी अंकल आंटी ने कहा शुक्रिया कोंग, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फाराजा है। अगली बार अगर आप कहीं जाना चाहें तो मैं फिर से ढूंढ दूंगा। पापा, आप अक्सर बाहर जाते रहते हो। मम्मी कम बाहर जाती है। आपको उनका ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्या जरूरत है? मम्मी कोई बच्ची नहीं है। अगर हम बाहर जाए तो कौन किसका ध्यान रखेगा? तुम महान हो। तुम ही बॉस हो। हाँ। देखो तो जरा। चिंता मत करो। हाँ, तुम जवान हो। अच्छा, असल में मैं दादा दादी को बुलाना चाहता कि वे हमारे साथ दिल्ली में नया साल मनाए। हाँ। ओह, अच्छा पोता। अच्छा, अगले साल दादा दादी तुम्हारे साथ जरूर नया साल मनाएंगे, ठीक है? रुको, अगले साल बसंत आते ही हम आएंगे। है, अपने पोते से मिलने आएंगे। ठीक है, पक्का वादा। अगले साल हमारा पूरा परिवार साथ में नया साल मनाएगा। चलो मम्मी पापा को नए साल की बधाई देते हैं। नया साल मुबारक हो मम्मी पापा।
नया साल मुबारक हो। नए साल की घंटी बजने वाली है। उल्टी गिनती 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।